नमस्कार सभी शिक्षक साथियों एवं स्टूडेंट्स का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। पिछली कक्षा के अंदर आपने जाना था गोलीय दर्पण के प्रकार और उनकी संरचना के बारे में जाना था, और जैसा कि आपने सीखा था कि गोलीय दर्पण जो हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। चलो आइए उसको प्रयोग द्वारा सीखते हैं। हाँ जी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किस प्रकार प्रकाश के समांतर प्रकाश किरणों पर व्यवहार दर्शाते हैं, उसके लिए अपने एक व्यवस्था की है। एक डिब्बा लेंगे सिंपल, उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा देंगे और उसके अंदर वाइट चार्ट लगाया है, और उसके ऊपर एक झिरीनुमा छेद निकाल देंगे, और उसके अपने इस साइड या उस साइड किसी साइड भी आप दो लेज़र लाइट लगा सकते हो। तो जो दोनों लेज़र लाइट जो हैं वो उसके अंदर समांतर प्रकाश किरणों की भांति व्यवहार करेंगी। अब इसके अंदर झिरी के माध्यम से हम सबसे पहले अवतल दर्पण डाला है, तो इस अवतल दर्पण के प्रति किस प्रकार की व्यवहार दर्शाती हैं ये समांतर प्रकाश किरणें, उसको अपने दर्शा सकते हैं। तो देखिए, आपतित प्रकाश किरणें हैं, लेजर से निकलने वाली हैं, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात आने वाली प्रकाश किरणें, उसको आप दर्पण को घुमा फिरा करके भी ऐसे बाएं दाएं करके भी देख सकते हैं। तो वो एक बिंदु के रूप में अपने को दूसरी दिशा की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके भी अपने देख सकते हैं। बच्चे ऐसे भी देख सकते हैं कि उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, लेकिन अवतल दर्पण के सामने के आने के बाद दोनों प्रकाश किरणों के टकराने के पश्चात इनके बीच की दूरी, इन प्रकाश किरणों के बीच की दूरी जो है वो कम हो रही है। एक जगह पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिल रही हैं। ठीक है जी, इस तरह से अपने इसको दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए, और अब देखेंगे इसके ऊपर लेज़र लाइट की प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश किरणें डालेंगे। तो देखिए, परावर्तन के पश्चात जो वापस अपनी ही तरफ लौट रही हैं प्रकाश किरणें, तो उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। ये दो बिंदु मिल रही हैं अपने को, जिनके बीच की दूरी बढ़ रही है। उस तरफ अपने जो दो बिंदु मिल रहे हैं उनके बीच की दूरी कम थी, लेकिन उत्तल दर्पण के बाद, टकराने के बाद प्रकाश किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये उत्तल दर्पण जो है वो प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, अपसरित करने का कार्य करता है। हाँ जी, इसी चैप्टर में अपना अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से करते हैं अपने, उससे संबंधित 4 नियम हैं। क्योंकि अपने पता है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोनों दर्पणों के लिए ये चारों नियम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए पहला नियम जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से गुजरेगी, और उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी।
अब इसको अपने डायग्राम इसका बना लेंगे। उसी प्रकार से प्रकार की फोकस से होकर के गुजरेगी। मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसी प्रकार से अपने उत्तल दर्पण के लिए भी इसी तरह से अपने डायग्राम का निर्माण करेंगे। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, तो प्रकाश किरण पीछे तो जाएगी नहीं, क्योंकि परावर्तन है, परावर्तन हो रहा है, इसलिए आपतित प्रकाश किरण इसी जगह पर परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके परावर्तन के पश्चात वापिस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो वो कहाँ से होकर के गुजरेगी? कहाँ से? अपने को ऐप से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो अब इसमें ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में भी अपने जानेंगे। ऐसा होता क्यों है कि ये ऐप से ही क्यों गुजरी, और उत्तल दर्पण के लिए हम ऐप से ही निकलती हुई क्यों प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए होता है कि समतल दर्पण के अंदर अपने परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण में अपने पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और जो अभिलंब होता है वो इस आपतन बिंदु के बिल्कुल 90 डिग्री पर, आपतन बिंदु के 90 डिग्री पर उसका अभिलंब होता है। ऐसा आपने समतल परावर्तन के नियमों के अंदर पढ़ा था। अब इसके लिए क्या है कि चूंकि आपका गोलीय दर्पण, देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको समझने के लिए अपने एक ऐसा ही, ये इसका सेंटर है, ये वृत्त है, ये एफ है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये बिंदु पी है। तो आपतित प्रकाश किरण चूंकि अपने इस वृत्ताकार भाग के इस बिंदु से टकरा रही है, तो इस बिंदु के सापेक्ष वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। अब स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी है? इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कहाँ से आएगी? इस सी से बिंदु से आएगी। तो इसीलिए अपने इस सी से बिंदु होकर के यहाँ से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या खींच देंगे। तो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है इस बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब है। इसी प्रकार से जैसे समतल दर्पण में आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है वो परावर्तक सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसी प्रकार से स्पर्श बिंदु, जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ भी कितने डिग्री का कोण बना रहा है? कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसीलिए दर्पण में, गोलीय दर्पण में जो अभिलंब होगा वो सी बिंदु से होकर के गुजरेगा। तो इसीलिए इस गोलीय दर्पण में अपना जो अभिलंब है वो कहाँ से होकर के गुजरेगा? सी बिंदु से होकर के गुजरेगा।
अभिलंब सी बिंदु से होकर के गुजरेगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आई हो जाएगा, और परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इसीलिए ये दोनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसको अपने लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर है सी बी पी, कोण सी बी पी के, यानी कि कोण आई बराबर है कोण आर के। तो समझ में आ गया ना बच्चों कि आपतन कोण जो है, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ये तो अपने परावर्तन का सिद्धांत नियम है ही। तो ये गोलीय दर्पण में किस प्रकार से लागू हुआ? इससे कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, और लंब होती है तो इसीलिए जो गोलीय दर्पणों में उसका अभिलंब होगा वो सी से होकर के ही गुजरेगा। अवतल दर्पण में तो ये व्यवस्था होगी। उत्तल दर्पण के लिए किस प्रकार से होगा? उत्तल दर्पण में सी चूंकि दर्पण के पीछे है, इसीलिए अपना जो अभिलंब होगा वो इस सी बिंदु से ही निकलता है, सी बिंदु के से ही निकलेगा। तो अपने इसको इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, तो अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण कौन है? एम एन। तो आपतन कोण बराबर हो जाएगा किसके? परावर्तित प्रकाश किरण कौन सी है? एन ओ। परावर्तन कोण, परावर्तित प्रकाश किरण एन ओ और अभिलंब एन क्यू के मध्य बनने वाला कोण है जो वो कोण आर हो जाएगा। तो इसको अपने लिख सकते हैं कि कोण एम एन क्यू बराबर है कोण क्यू एन ओ के, यानी कि कोण आई बराबर है कोण आर के। पहला नियम था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम है मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब इसमें कोण का सिर्फ आपस में एक्सचेंज होना है, मान तो सेम रहना ही रहना है। कोण आई अब इसके लिए ये हो जाएगा और कोण आर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कि उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? अपना ओ एन जो प्रकाश किरण है उसने कहाँ से गुजरना था? एफ बिंदु से होकर के गुजरना था, लेकिन परावर्तक पृष्ठ से आने से परावर्तन के पश्चात वापिस उसी माध्यम में एन एम दिशा की ओर गुजर जाएगी। अब इसमें भी वही आपतन कोण क्या हो जाएगा और परावर्तन कोण दोनों चेंज हो जाएंगे। कोण आई इसके लिए ऊपर हो जाएगा और कोण आर ये हो जाएगा। हाँ जी, इसका तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र सी से आपतित प्रकाश किरण वापस उसी पथ पर लौट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा अपने परावर्तन के नियमानुसार ही होता है कि परावर्तन के नियमानुसार क्या है कि अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के मध्य का कोण और
परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपस में बराबर होता है। अब जैसे ही अपने ये जो आपतित प्रकाश किरण है वो अभिलंब से आपतित करवाएंगे तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के मध्य 0 डिग्री का, यानी कि कोण आई कितना है 0 डिग्री है, तो कोण आर भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि आपतित प्रकाश किरण जिस पथ से आई है वापिस परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाएगी। चूंकि गोलीय दर्पण का अभिलंब कहाँ है, सी बिंदु से होकर के गुजरता है। किस सिद्धांत, इस नियमानुसार कि किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसी कारण से ये जो अभिलंब है सी से होकर के गुजरता है गोलीय दर्पण का, तो अभिलंब के अनुदिश आने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन के पश्चात वापिस उसी पथ पर लौट जाती है। इसमें चौथा नियम है कि ध्रुव P पर आपतित प्रकाश किरण व मुख्य अक्ष के मध्य का कोण जो है, ध्रुव P पर आपतित प्रकाश किरण P बिंदु पर किसी भी कोण से जो भी प्रकाश किरण आएगी, प्रकाश किरण तथा मुख्य अक्ष C व P के मध्य का कोण परावर्तित प्रकाश किरण व मुख्य अक्ष के मध्य का कोण परावर्तित प्रकाश किरण, ये वाली अपनी इसी को वैसे ही नाम ले लेते हैं अपने, जैसे इसका नाम A P और B ले लेते हैं, तो A P B, AP प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण है और PB आपकी परावर्तित प्रकाश किरण है। परावर्तित प्रकाश किरण व मुख्य अक्ष के मध्य का कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वास्तव में पहले नियम का ही अपने का विस्तार है। कैसे कि जैसे अपने पहले नियम के अंदर कहा था कि ये C अभिलंब है और C से आपतित प्रकाश किरण जो है अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो F से होकर के गुजरेगी। तो यहाँ पर जो हो गया आपका CP, जो मुख्य अक्ष है वो आपतन बिंदु इसमें क्या होना है P, दर्पण का ध्रुव P आपतन बिंदु है, तो आपतन बिंदु जो है वो मुख्य अक्ष के और आपतन बिंदु आपस में लंबवत है। आपतन बिंदु वृत्त के किसी बिंदु, यहाँ पर वृत्त का कौन सा बिंदु हो गया, आपतन बिंदु P, यानी कि दर्पण का ध्रुव, आपतन बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो अगर अपने P पर एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु कौन सा हो गया, दर्पण का ध्रुव P, तो P से जाने वाली त्रिज्या यानी कि CP मुख्य अक्ष जो है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसी कारण से ये क्या हो गया, एक 90 डिग्री का कोण बन गया इसके मध्य, और इसी कारण से जो आपका आपतन कोण है यानी कि कोण I और कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी ये सेम ही है कि अगर किसी भी कोण पर बिंदु P पर, दर्पण के ध्रुव P पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इन 4 नियमों का इस्तेमाल करके अपने दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से विभिन्न स्थितियों से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। थैंक यू।